Good morning, students. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 3 Feeling Out of Place. Children, the people who live in other countries and they want to adopt to themselves about to that country. जो अगर दूसरे देश में रहता है तो उसको उसके वातावरण में अपने आप को ढालना पड़ता है और ये ज़रूरी है कि वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा चेंज उसको ज़रूरी होता है। इस चैप्टर में गांधी जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में जो भी लिखा है अपने एक्सपीरियंस के अपने बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। In this chapter, the Gandhiji says that at the age of 18, Gandhiji went to England to study law of law. जब गांधी जी 18 ईयर्स के थे तो स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए थे, लॉ का स्टडी करने के लिए। द इनिशियल 5 months ऑफ हिज स्टे ही वर वेरी अनकम्फर्टेबल एज एवरीथिंग अराउंड हिम वॉज डिफरेंट। शुरू के दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा 5 महीनों तक बहुत वहाँ पर रहने में बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ और सब कुछ उनके हिसाब से बिल्कुल अलग था। ही फेल्ट सो लोनली दैट ही डिसाइडेड टू रिटर्न बट हिज ईगो वुड नॉट लेट हिम डू सो। शुरू में तो उन्होंने सोचा अपने आप को बहुत अकेला फील किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश इंडिया को वापस आ जाएं, लेकिन उनका ईगो उनकी जो मतलब ये थी कि कभी हम जो जिस काम के लिए हम इंग्लैंड में आए वो काम पूरा करके ही जाएंगे, उनको ईगो ने उन्हें वहाँ पर ऐसा करने से रोक लिया। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टेड दैट देयर वर नो हार्म इन लर्निंग इन इंग्लैंड्स वे ऑफ लाइफ। तो उनके किसी दोस्त ने कहा कि ये कोई बुराई नहीं है कि आप अपने आप को इंग्लैंड के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लें। बिसाइड स्टडिंग लॉ, गांधी जी डिसाइडेड टू लर्न द वे ऑफ लाइफ ऑफ द इंग्लिश। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ठीक है, स्टडी करने तो आए हुए हैं इंग्लिश के, थोड़ा सा वहाँ के रहन सहन के बारे में सीख जाते हैं। ही राइट्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन हिज बायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने इसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को अपने ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने स्वयं अपने स्वयं लिखा हुआ था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर किया हुआ है। Now let's start the chapter. Meanwhile, my friend had not ceased to worry about me. शुरू के दिनों में मेरे दोस्तों ने मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दिया था। His love for me led him to think that it is persisted in the objection to meat eating. उनको ऐसा लगता था कि मेरी शुरू में ऑब्जेक्शन होगी मीट ईटिंग के प्रति, यानी नॉन वेजिटेरियन खाने के प्रति। I should not only develop a weak constitution but should never feel at home in English society. मैंने शुरू में तो ये सब चीज़ डेवलप नहीं कर सका अपने आप को, मतलब उस चीज़ से ढाल नहीं पाया, बट मैं घर पे ही फील करता था इंग्लिश सोसाइटी कैसा होता है, मतलब उसके बारे में जानने सोचने लगा। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी। और मेरे दोस्त ने लास्ट कोशिश की थोड़ा सा मेरे को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा मुझको सुधारने के लिए। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर। एक दिन उसने मुझे इनवाइट किया थिएटर में जाने के लिए, कि उस ज़माने में टीवी और पिक्चर्स नहीं होते थे तो थिएटर्स पे ही सारे मतलब प्ले वगैरह होता था, तो थिएटर में जाने के लिए मेरे दोस्त ने मुझको इनवाइट किया। बिफोर द प्ले वी वर टू डाइन टुगेदर एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट। और ये हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले प्ले में जाने के पहले हम लोग डाइन करेंगे, यानी डिनर लेंगे एक हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में। टू मी politely placed at the first big restaurant I had been to since leaving the Victorian Hotel. मेरे लिए बहुत आलीशान जगह थी एंड पहला बहुत बड़ा रेस्टोरेंट मैंने देखा था कि अभी तक मैंने विक्टोरिया होटल जितना देखा था उसके पहले मैंने बहुत बड़ा होटल पहली बार देखा था। द स्टे एट द होटल एंड स्कैरली बीन अ हेल्पफुल एक्सपीरियंस फॉर आई हैड नॉट लिव्ड देयर विद माई विट्स अबाउट मी। और मैं वहाँ पर बहुत मुश्किल से वहाँ पर रुक पाया था होटल में, और मेरे एक्सपीरियंस मुझको कोई मदद नहीं करते, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था इतने बड़े होटल में रहने का। फॉर आई हैड नॉट लिव्ड, मैं वहाँ नहीं रुकना चाहता था देयर विद माई विट्स अबाउट मी, क्योंकि मेरी विट्स मुझको वहाँ पर नहीं रोकने देती। द फ्रेंड हैड प्लान टू टेक मी टू दिस रेस्टोरेंट एविडेंटली इमेजिनिंग दैट द मॉडेस्टी वुड फॉरबिड एनी क्वेश्चंस। तो मेरे दोस्त ने प्लान किया कि मुझे वहाँ पर रेस्टोरेंट में आने के लिए पहले इमेजिन कि उसने किया कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ा होगा और थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ा होगा, उस क्वेश्चन को छोड़ना होगा। एंड इट वाज अ वेरी बिग कंपनी
of dinners in the midst of which my friend and I sat sharing a table between us. और यह बहुत बड़ा जगह था, बहुत बड़ी डिनर पे वहाँ पर बहुत भीड़ थी, जहाँ पर मेरे दोस्त और मैं एक टेबल पे एक दूसरे के सामने शेयर करने के लिए बैठ गए। द फर्स्ट कोर्स वाज सूप। जो पहला कोर्स आया मतलब सबसे पहले सूप आया। आई वॉन्डर्ड वॉट इट माइट बी मेड ऑफ। मैं बहुत आश्चर्य कर रहा था कि यह किस चीज़ का बना होगा, बट डेयर नॉट टू आस्क माई फ्रेंड अबाउट इट। लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं अपने दोस्त से इस बारे में पूछ सकूं। आई देयर फोर समन द वेटर। तब मैंने वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सा द मूवमेंट एंड स्टर्डली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल व्हाट द मैटर वॉज। मेरे दोस्त ने मेरे मूवमेंट को देखा और कड़ाई से पूछा कि क्या बात है, क्या मामला है। विथ कंसिडरेबल हेजिटेशन आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू इंक्वायर इफ द सूप वॉज अ वेजिटेरियन सूप। तब मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, मेरी हेजिटेशन जो थी, मैंने उनसे बोला कि मैं जानना चाहता था, इंक्वायरी करना चाहता था, मतलब कि यह सूप वेजिटेरियन सूप है या नॉन वेजिटेरियन सूप है। यू आर टू क्लस मी फॉर डिसेंट सोसाइटी, ही एक्सप्लेन पैशनेटली। तो उसने कहा कि आप बहुत, तुम मतलब बहुत ज़्यादा क्लस्मी हो, यानी कि अनाड़ी हो ऐसे सोसाइटी के लिए। और वह उसने सारी मतलब क्लस्मी, उसने सारी बातें मुझको बताई। इफ़ यू कैन नॉट बिहेव योर सेल्फ यू हैड बेटर गो। तो उसने कहा यदि तुम अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते हो, बिहेव ठीक से नहीं कर सकते हो, तो तुम जब बाहर जा सकते हो, फीड इन सम अदर रेस्टोरेंट, और दूसरे रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा सकते हो, एंड वेट फॉर मी आउटसाइड, और मतलब मेरा बाहर तुम वेट करना। दिस डिलाइटेड मी। और यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। आउट आई वेंट, और मैं बाहर गया। देयर वॉज ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोजली बाय, और पास में ही एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, बट इट वॉज हैड क्लोज। सो लेकिन वह इस समय क्लोज था। सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट, इसलिए मैं उस रात बिना खाना खाए ही रह गया। आई अकम्पनीड माई फ्रेंड टू द थिएटर, और मैं अपने दोस्त के साथ थिएटर तक उसकी कंपनी दिया। बट ही नेवर सेड अ वर्ड अबाउट द सीन आई हैज़ क्रिएटेड। लेकिन उसने उस बारे में, जो होटल में बातें हुई थी रेस्टोरेंट में, उस बारे में उसने एक भी शब्द को क्रिएट नहीं किया, कोई बात नहीं कही। ऑन माई पार्ट ऑफ कोर्स देयर वाज नथिंग टू से, और मेरे बारे में भी उसने कुछ नहीं कहा, ना पूछा। दैट वॉज द लास्ट फ्रेंडली टसल वी हैड। और यह मेरी दोस्ती का आखिरी संघर्ष था जो हमने अभी तक रखा था। इट डिड नॉट अफेक्ट आवर रिलेशन इन द लीस्ट, और इससे मेरे दोस्त में और मेरे रिलेशन में कोई भी प्रभाव इसका नहीं पड़ा। आई कुड सी एंड अप्रिसिएट द लव वी हैव बिहाइंड माई फ्रेंड्स एफर्ट, और मैं देखता था कि और अप्रिसिएट करता था उसके प्यार को, मेरे पीछे जो उसने कोशिश करती थी, मेरे उसने मतलब कम सुधारने में उसने कोशिश की, मैं उसको देखता था। एंड माई रेस्पेक्ट फॉर हिम वॉज इल ऑल द ग्रेटर ऑन अकाउंट ऑफ और डिफरेंस इन थॉट एंड एक्शन, और मेरा रेस्पेक्ट उसके प्रति और धीरे धीरे बढ़ता गया, और एक्शन जो उसने मेरे काम करता था उससे देख करके मैं बहुत ज़्यादा उसके प्रति और एहसान मंद होते गया। बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम एट ईज एंड ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अब थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूँगा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश करूँगा, टू मेक अप फॉर माई वेजिटेरियन रेजिम। और मैंने अपने आप को थोड़ा मतलब कि शाकाहारी थोड़ा सा वो बनाया। एंड आई शुड कल्टिवेट अदर अकम्पलिशमेंट विच फिटेड वन फॉर पोलाइट सोसाइटी। और मैंने अपनी दूसरी उपलब्धियों को और ज़्यादा उपलब्धियों को मैंने विकसित किया, जिससे मैं दूसरी इस पोलाइट सोसाइटी में मैं फिट हो सकता था। एंड फॉर दिस पर्पज आई अंडरटुक द ऑल टू इम्पॉसिबल टास्क ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन। और मेरा उद्देश्य था कि मैं समझूं सभी कुछ जो इम्पॉसिबल टास्क है, और इंग्लिश सोसाइटी में एक जेंटलमैन बनने के लिए जो ज़रूरी है मैंने उसे सीखने की कोशिश की। माई क्लोथ्स आई थॉट वर अनसुटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी। मेरे कपड़े जो इंग्लिश सोसाइटी के हिसाब से अनसुटेबल थे, सही नहीं थे। एंड आई गॉट न्यू वंस, तो मैंने नए कपड़े खरीदे। आई ऑल्सो वेंट इन फॉर अ टॉप
हैट कॉस्टिंग 19 शिलिंग, और मैंने एक बहुत अच्छा सा हैट खरीदा जो 19 शिलिंग का था। एंड एक्सेसिव प्राइस ऑफ द, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अत्यधिक महंगा था। नॉट कॉन्टेंट विद इट, लेकिन मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ। आई वेस्टेड 10 पाउंड ऑन एन इवनिंग सूट, और मैंने 10 पाउंड अपने इवनिंग सूट के लिए, मतलब नए कपड़े, इवनिंग सूट खरीदा मैंने। मेड इन द बॉन्ड स्ट्रीट, बॉन्ड स्ट्रीट से मैंने इवनिंग सूट खरीदा 10 पाउंड्स का। द सेंटर ऑफ फैशनेबल लाइफ इन लंडन, जो कि लंदन में फैशनेबल सेंटर था वो जगह। एंड गॉट माई गुड एंड नोबल हार्टेड ब्रदर टू सेंड मी अ डबल चेन इन गोल्ड, जो, और मेरे भाई ने, जो मेरे बहुत दयालु हृदय वाला था, उसने मेरे डबल चेन गोल्ड का भेजा हुआ था। इट वॉज नॉट करेक्ट टू वियर अ रेडीमेड टाई, यह मेरे लिए बहुत सही नहीं था कि मैं रेडीमेड टाई पहनूं। एंड आई लर्न द आर्ट ऑफ टाइंग ऑन वन फॉर माई सेल्फ, इसलिए मैंने टाई बांधना भी सीख किया स्वयं को, मतलब रेडीमेड टाइनर लेकर के मैंने टाई बांधना सीखा। वाइल इन इंडिया द मिरर हैड बीन अ लग्जरी परमिटेड ऑन द डेज व्हेन द फैमिली बाबा गेव मी अ शेप, और जब मैं इंडिया में था तो जो शीशा मिरर होता था, शीशा होता था, वो बहुत लग्जरी होता था और बहुत कम परमिशन होता था वहाँ पर खड़े होने के लिए। जब फैमिली बार बार आता था, शेव करता था, बाल काटता था, तब मैं उसके सामने बहुत देर तक खड़ा होता था। हियर आई वेस्टेड 10 मिनट्स एवरी डे बिफोर आई हैव यूज मिरर, और यहाँ पर मैं हर रोज़ 10 मिनट अपने आप को तैयार करने में इस बड़े से शीशे के सामने बिताता था, वेस्ट करता था। वॉचिंग माई सेल्फ अरेंजिंग माई टाई, और मैं अपने आप को मतलब कि तैयार होता था और अपने टाई को अरेंज करता था। एंड पार्टिंग माई हेयर इन द करेक्ट फैशन, और अपने बालों को करेक्ट फैशन के हिसाब से इसको सही तरीके से कॉम्ब करता था। माई हेयर वॉज बाय नो मीन्स सॉफ्ट एंड एवरी डे, और मेरे हेयर जो थे कि वो बहुत सॉफ्ट थे पर हर दिन। इट मीन अ रेगुलर स्ट्रगल विद द ब्रश टू कीप इन द, इसका मतलब था कि मैं अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और उसको उस पोजीशन में लाने के लिए ब्रश अच्छे से किया। ईच टाइम माई हैट वॉज पुट ऑन एंड ऑफ, और हर समय मैं अपने हैट को सर पे रखता था और हटाता था। माई हैंड वुड ऑटोमेटिकली मूव टुवर्ड्स माई हेड टू एडजस्ट, और जब मैं उसको अपने हैट को हटाता था तो मेरे हाथ जो अपने आप एडजस्ट कर लेते थे, बालों को सही कर देते थे। Now children, I hope you understood this line very well, and next part of this chapter I will explain in next video. Thank you. Jai Hind.